हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति। आपके सामने फिर से पिछली बार हमने बीपीएससी के 65 बीपीएससी के मैथ्स के सारे सॉल्यूशन किए थे। इस बार हम करेंगे 64th बीपीएससी के मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी थे। 10 तो क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का आपका मैथ्स आता है, उसके सारे सॉल्यूशंस करेंगे। तो उसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में था कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग 12 मीटर एंड 9 मीटर वाइड, ओके, एंड 8 मीटर हाइट। तो इतना तो आपको बेसिक मालूम होगा कि एक रूम जो है वो बेसिकली क्यूबॉइड शेप में होता है या क्यूब शेप में होता है। ज़्यादातर क्यूबॉइड में होता है, और जबकि यहाँ पे हमारा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग दे रखा है, तो ये हमारा क्यूबॉइड शेप है। तो इस रूम में अगर हम किसी पोल को रखना चाहते हैं तो या तो हम इस तरीके से रखें, या तो हम इस तरीके से रखें, या तो हम इस तरीके से रखें। लेंथ में रखेंगे तो हम 12 मीटर का रख पाएंगे, ब्रेड्थ में रखेंगे तो 9 मीटर का रख पाएंगे, और हाइट में रखेंगे तो 8 मीटर का रख पाएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे द लॉन्गेस्ट निकाला, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पोल जो आप इस रूम में पुट कर सकते हैं वो फाइंड आउट करना था। तो आपका बेसिकली अगर मैं इसको ऐसा रख दूँ, डायगोनली किसी पोल को रखूँ, तो सबसे लॉन्गेस्ट आएगा वो इस तरीके से। इसीलिए, और मेरे पास डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। यहाँ L आपका है 12 मीटर, सो 12² इज़ 144, B इज़ 9, 9² इज़ 81 एंड H इज़ 8, सो 8² इज़ 64। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे और इसका रूट निकालोगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 17 मीटर। रूट निकालने का क्या तरीका है कि जो भी आपका ऐड करके वैल्यू आ रहा है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से आपके पास डायरेक्ट ये सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 17 मीटर, जो हमारे थर्ड ऑप्शन में गिवन है। मुझे लगता है ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर। जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, ट्रेन की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 150 मीटर। ओके, मूविंग टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड दे रखा है ट्रेन का वो हमारे पास है 144 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ इसका यूनिट मीटर है और इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर है। हमेशा यूनिट का आप ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस ट्रेन को एक लंबी ब्रिज पार करनी है। मान लेते हैं ये हमारा ब्रिज है, ठीक है, और ये छोटा सा हमारा ट्रेन है। छोटा सा तो होता नहीं है, बट यहाँ पे मैंने ब्रिज के हिसाब से उसको छोटा बोला है। तो यहाँ ब्रिज का लेंथ आपको 250 मीटर दे रखा है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ आपकी 150 मीटर है, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर इसका स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर है तो ये इस ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस कर देगा। तो ये अगर यहाँ से मूव करना शुरू हुआ तो ये ट्रेन जब टोटली आउट ऑफ द ब्रिज हो जाएगा तभी तो माना जाएगा कि इसने ब्रिज को क्रॉस कर दिया। तो अगर मैं देखूँ तो इसको टोटल जो डिस्टेंस कवर करना है वो ये वाला है, मतलब 150 + 250 मीटर, यही तो है डिस्टेंस कवर करना। और आपके पास एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे हो आप, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, 144 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपका मीटर में आ गया 400 मीटर अपॉन टाइम। टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एक चीज़ यूनिट का मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर पर आवर है। तो आपका डिस्टेंस अगर मीटर में है तो आप स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, 144 × 5/18। जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर में पर सेकेंड में करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, और अगर ऐसा उल्टा करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। इस बात को आप थोड़ा सा साइड में नोट्स के लिए लिख भी सकते हो, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू जो स्पीड है वो हमारी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, और ये किसके इक्वल है, 400 मीटर अपॉन टाइम के। तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, ये जाएगा नीचे और टाइम आएगा ऊपर।
तो आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आपके फोर्थ ऑप्शन में गिवन था। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। 64 PPSC में जितने मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो अभी तक के मुझे जो लगा कि बहुत इजी क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन उसमें से छोड़ने के लिए था ही नहीं। मतलब आपके 10 के 10 मार्क्स आपके पास आ सकते थे। अब देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये थर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, थर्ड क्लास का ही क्वेश्चन है ये। थर्ड क्लास मीन्स थर्ड स्टैंडर्ड, मैं थर्ड क्लास नहीं बोल रही हूँ, मैं थर्ड स्टैंडर्ड बोल रही हूँ। ओके, तो 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे ये पूछा है आपसे। इसको आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्राइम नंबर तो मालूम है पहले ना कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली, यही होता है। तो 1 जो है उसको ना तो प्राइम माना जाता है ना कंपोजिट माना जाता है, इसीलिए 1 के बाद जो 2 है वो हमारा प्राइम है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और 1 से। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। अच्छा, बीच वाला जो 9 है उसको प्राइम में मत लिख देना, वो ऑड है बट इट इज़ नॉट प्राइम। प्राइम और ऑड का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ऑड वो होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, बस यही डेफिनेशन है उसका। और प्राइम का डेफिनेशन होता है कि जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। तो 9 जो है वो 1 से भी है, 9 से भी है और 3 से भी है, तो ये कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। 11 के बाद आता है 13, 15 आएगा क्या? नहीं आएगा। 17, 19, फिर और क्या आएगा? एक बार आप सोचो और क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। 19 आएगा, फिर 21 आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 23, यस 23 आएगा। 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। इसको आप काउंट कर लो, आपके पास टोटल कितने प्राइम नंबर आ जाएंगे? 15। आपके सेकंड ऑप्शन में ये गिवन था। तो ये क्वेश्चन भी आपको भली भांति समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है या फिर बोलो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू -2/3 और आपको फाइंड आउट देन 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू व्हाट। मतलब आपको क्या कह रहा था, बचपन वाला क्वेश्चन है ये। x को यहाँ पुट करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू को पुट कर दो। -2/3 होल स्क्वायर माइनस 3 -2/3 माइनस 11 इज इक्वल्स टू वॉट। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। 9 मल्टीप्लाई 2 -2 स्क्वायर इज़ 4 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 -2/3 है, ये दोनों माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएंगे। 2/3 माइनस 11 कैंसिल आउट होगा और आपके पास आंसर आएगा 6 माइनस 11 दैट इज़ -5। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फिर से वही वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन जो हमने पिछले सॉल्यूशन में किया था, फिर उसके पिछले सॉल्यूशन में भी किया था। तो यहाँ पर आपका इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक हिंदी और हिस्ट्री और बोथ, ठीक है, या तो हिंदी लिया है या तो हिस्ट्री लिया है या तो बोथ सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सर्कल कितने बनेंगे? 2, एक हिंदी का और दूसरा हिस्ट्री का। यही तो सिखाया था मैंने, हिंदी और हिस्ट्री का 2 सब्जेक्ट का यहाँ पर सर्कल हमारे पास वेन डायग्राम में बनेगा, है ना। फिर उसके बाद आपके पास गिवन है कि 66% टुक हिंदी, 66% एंड 59% टुक हिस्ट्री। तो टोटल यहाँ पर गिवन है, टोटल भी तो गिवन होना चाहिए, परसेंटेज है तो 3000। तो जब आप यहाँ हिस्ट्री का 59% निकालोगे ना, 59/100 इंटू 3000, ये 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल आउट होंगे। और यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करोगे 3 9 ज़ा 27, 2 3 5 ज़ा 15 2 17, ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से भी आप जब हिंदी का निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे इसको, 3 6 ज़ा 18, 1 3 6 ज़ा 18 एंड 1
क्या आएगा आपके पास, जो वैल्यू आएगी बताओ। आप लोग अपने से भी कर सकते हो इस चीज़ को। आपके पास आ जाएगा 1980। तो ये है हमारे पास हिंदी का 1980 एंड ये है हिस्ट्री के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, इस सर्कल में हम क्या लिखेंगे, है ना, यही तो बात है। हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के कितने बच्चे होंगे, तो टोटल में से ये है बच्चे हिस्ट्री के, तो टोटल में से हिस्ट्री के कितने बच्चे हैं, तो टोटल में हिस्ट्री के इतने बच्चे, तो हिंदी के कितने बच्चे होंगे, हिस्ट्री को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हमारा हिंदी सर्कल के लिए आंसर आ जाएगा। ये 0, 3 एंड 2, 1। तो हिंदी के लिए टोटल में से हमने हिस्ट्री वाले को सब्ट्रैक्ट किया है, और टोटल में से जब हम हिंदी वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब मेरे पास आ जाएगा ये वैल्यू। ओके, अब मेरे पास पूरी हिस्ट्री की वैल्यू पता है, पता है ना, हिस्ट्री पता है, और ये है पूरा हिस्ट्री 1770, और उसमें से ये वाला टर्म, उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच वाला टर्म आ जाएगा 1020। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 750। ये जो बीच वाला होता है, ये जो सर्कल जो हमारा बीच का पार्ट होता है, ये क्या होता है, जिसमें बच्चे वो होते हैं जो हिंदी भी कर रहे हैं और हिस्ट्री भी कर रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से, क्योंकि मुझे ये टोटल सर्कल का वैल्यू पता था 1770, और ये जो इधर वाला सर्कल का पार्ट है उसका वैल्यू पता चला मुझे 1020। ठीक है, बात समझ में आई। इस टोटल सर्कल का वैल्यू है 1770, इसमें से मैंने इस सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। क्लियर। इसी तरीके से इस टोटल सर्कल में से मैंने इस सर्कल को किया था सब्ट्रैक्ट, तो ये वैल्यू आई थी। अब मैंने ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको खाली स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट और रैशनल नंबर मालूम होना चाहिए। x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.40 है यहाँ पे, फिर है 1225। अगर आपने 50 तक स्क्वायर याद कर रखे हैं ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप एलसीएम निकाल सकते हो, एलसीएम करके सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी उतने ही टर्म है जितने टर्म यहाँ पे हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1225 डिवाइडेड बाई 5329। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 35 मल्टीप्लाइड टू 35 और ये आएगा 73 मल्टीप्लाइड टू 73, और ये रूट में है 35 स्क्वायर एंड 73 स्क्वायर। जब रूट आएगा आपको मालूम होना चाहिए कि ए स्क्वायर का रूट अगर हम करते हैं तो वो ए होता है। इसको भी आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 35/73। अब आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए ना कभी कभी यही वाला नंबर दे देगा पूरा का पूरा, या फिर क्या करेगा कि आपको यही आंसर लिखिएगा और इसके ऊपर रूट लगा देगा। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा आंसर को आप ध्यान से टिक लगाएं। ओके, ये था 6 क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन। जो 7th क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा देखने में अजीब है बट है बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखने में ये है कि x प्लस 1/y की वैल्यू दे रखी है, y प्लस 1/z की वैल्यू दे रखी है, और पूछा क्या है, पूछा है z/1/x इज़ व्हाट। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, z की वैल्यू निकालनी है और 1/x की वैल्यू निकालनी है और उसको डायरेक्टली उसमें पुट कर देना है। z हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, क्योंकि यहीं पर तो z है, इसमें तो है ही नहीं। चलो यहाँ से हम z निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये जाएगा y इस तरफ जाएगा, तो 1/z जो आएगा मेरे पास वो आएगा 1 माइनस y। ठीक है, तो z क्या आ जाएगा 1/1 माइनस y। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, ये 1/x। चलो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/y, तो 1/x क्या होगा, 1/x होगा 1/1 माइनस 1/y। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y/1 माइनस y। मेरे पास z आ गया, 1/x आ गया, हम सीधा इसमें पुट कर देते हैं। z की वैल्यू है 1/1 माइनस y,
1/x की वैल्यू है y/1 माइनस वाई, नो दिस इज y-1 ना, ये यहाँ से वैल्यू y-1 आएगी। हाँ, अब हम एक चीज़ करेंगे, इस y-1 से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो मेरे पास आएगा 1 माइनस वाई, माइनस जो आएगा इसमें से कॉमन वो चला जाएगा इसके साथ, प्लस माइनस माइनस y/1 माइनस वाई। अब हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है हमारा 1 माइनस वाई, और ऊपर करेंगे तो 1 माइनस वाई, तो आंसर आ जाएगा 1। ये है आपका करेक्ट आंसर जो आपके सेकेंड ऑप्शन में दे रखा था। इतना घुमा घुमा के आंसर 1 लेकर आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो 8th नंबर क्वेश्चन, एवरेज वाला क्वेश्चन है। ये पिछले क्लास में भी हमने किया था, एवरेज वाला क्वेश्चन है ना। तो एवरेज ऑफ एज ऑफ 4 सिस्टर्स इज 7 ईयर। मतलब अगर मैं S1 S2 S3 S4 मानूँ, चारों बहन का अलग अलग एज एवरेज बोल रखा है ना, तो डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 7 है, यही तो बात है। तो अगर मैं बोलूँ कि इन सब का एडिशन क्या होगा, तो ये 4 चला जाएगा इधर, मीन्स S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 मेरे पास आ जाएगा 28, है ना, ठीक है। और अगला बोला है कि इफ़ वी ऐड द एज ऑफ मदर देन द एवरेज इंक्रीज बाय 6 ईयर्स। मतलब इन सब के एज में मदर के एज को भी ऐड कर रहा है। मतलब ये तो हमारा एज इट इज़ है, इसमें मदर के एज को भी ऐड कर दिया, और एवरेज है तो डिवाइड बाई 5 होगा। और वो कितना हो गया, इंक्रीजेज बाई 6 ईयर। मतलब पहले 7 था तो अब हो गया 7 प्लस 6 13। तो यहाँ से आपका जो एज ऑफ सिस्टर के साथ एज ऑफ सिस्टर का समीशन जो था, ये वाला पार्ट, इसके साथ मदर का एज जो समीशन आ गया वो आ गया 13 मल्टीप्लाइड टू 5 मतलब 65। अब ये वाला आंसर तो आपको यहाँ से मालूम है, ये है 28 और ये है मदर। तो आपको फाइंड आउट ही यही करना था, फाइंड द एज ऑफ द मदर। तो जब आप मदर का एज फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 37 ईयर। ओके, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। 10 मार्क्स आपके हाथ में होने चाहिए मैथ्स के। चलते हैं हम नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, और एक्सपोनेंट आपको 8th में ही पढ़ा दिया गया है। पिछली क्लास में भी हमने एक्सपोनेंट का क्वेश्चन किया था बीपीएससी वाले में। तो हमने क्या कहा था कि इसके लिए हमें क्या करना होता है, पावर को अगर इक्वल प्रूफ करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साफ साफ क्वेश्चन से मालूम पड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने बेस को इक्वल कर दिया तो आपका पावर अपने आप ही इक्वल हो जाता है, यही होता है। तो बेस क्या, 3 और 27 में क्या रिलेशन है कि 27 3 का क्यूब होता है, यही तो रिलेशन है। ये इसको मैंने एज इट इज़ लिखा और ये ऐसा हो गया। अब देखो पावर क्या होते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3, और ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब बेस सेम हो गया, अब हम पावर को इक्वल कर देंगे। जब हम इक्वल करेंगे ना तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। 5x इज इक्वल्स टू 5, सो x इज इक्वल्स टू 1। बड़ी ही आसानी से हमने 9th तक सॉल्व कर लिया है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज़ पिछली बार जो मैंने बीपीएससी का क्वेश्चन करवाया था वही है। इफ़ s इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to 10, 2n प्लस 1/2। नहीं लग रहा? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप समझ सकते हो कि ये पिछले सेम क्वेश्चन था इसमें, इस तरीके का, है ना।
नंबर सेम नहीं थे। और अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए। आप लगातार अगर हर साल के मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। चलिए, तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको हम इधर देख लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई टू 10 होगा ना, क्योंकि ये 10 बार ऐड होगा। 1/2 + 1/2 + 1/2 अप टू 10 बार, तो उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 5 आप साइड में रखो कि जो भी आंसर आएगा उसमें 5 ऐड तो करना ही करना है। अब जो हमारा सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे वो ये है, 2n का एडिशन कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ प्लस में मैंने 5 रखा है, ठीक है। 2 में जब हमने n = 1 रखा तो 2 हो गया, फिर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, अप टू कहाँ तक जाएगा 20 तक, क्योंकि n में हम 10 रखेंगे। अच्छा, सम ऑफ n टर्म आपने AP में पढ़ा होगा। सम ऑफ n टर्म इज़ n/2 a + l। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2a + n - 1 × d, लेकिन यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमें मालूम है, इसलिए हमने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के टर्म में लिख लिया, ठीक है। n क्या है, n वो है कि कितनी वैल्यूज़ हमने रखी है, कितने बार ऐड किया है। तो यहाँ पर n की क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू है। तो 10/2 फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड लास्ट टर्म इज़ 20, तो ये आ जाएगा 110। अब ये चीज़ भूलना नहीं है, 110 भी आपके ऑप्शन में होगा, लेकिन गलत करके मत आना। 110 में ये 5 ऐड होगा तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 115। ओके, तो ये हो गए आपके BPSC 64 के सारे 10 क्वेश्चन तैयार। चलो ठीक है, फिर आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार, क्योंकि लाइक करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। ओके, इसी तरीके मैं वीडियोस लाती ही रहूँगी। आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता चलते रहे अपडेट्स। थैंक यू।